हेलो दोस्तों, आज कुछ पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। पाइपलाइनिंग होता क्या है? जब कभी भी आपका प्रोसेसर एक स्पेसिफिक टाइम पे मल्टीपल काम करना चाहता है तो उसके पास वो इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि वो सब काम को कर सके। एज़ फॉर एन एग्जांपल, एक प्रोसेस है जिसको हम सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं और वो सब प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली अगर काम करने की एबिलिटी रखते हैं तो वो चीज़ों को आप पाइपलाइनिंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन। तो अब जो आप समझेंगे वो थियोरेटिकल कंसेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि जहाँ पाइपलाइनिंग को यूज़ किया गया है वो आप आने वाले लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइन, जो ये चैप्टर का कोर है। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या? ये वैसी टेक्निक है जहाँ पे आप अपने एक काम को सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे और वो हर सेगमेंट अपना खुद का काम इंडिविजुअली करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डीकम्पोजिंग अ सिक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ सब ईच सब ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट। अपना खुद का सेगमेंट है, वहाँ पे वो काम करते हैं और जो काम करते हैं फिर वो नेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए डेट ऑपरेट कॉन्करेंटली विद अदर सेगमेंट्स, और तभी अदर सेगमेंट भी काम करेंगे। सही। इसको अब आगे फिगर आएगा तो आपको और अच्छी तरह पता चल जाएगा। और ये किया कैसे जाता है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए कि एक आपके पास रजिस्टर होगा जो आपके डेटा को होल्ड करेगा। रजिस्टर से एसोसिएटेड एक कॉम्बिनेशन सर्किट होगी। कॉम्बिनेशन सर्किट रजिस्टर के पास से डेटा लेगा और वो कॉम्बिनेशन सर्किट में वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट जाएगा, और ये आउटपुट कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सेगमेंट को दिया जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। एग्जाम्पल देखिए क्या यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम क्या दिया, आपको ये छोटा सा काम करना है, ए आई मल्टीप्लाई बाई बी आई प्लस सी आई। बट ये एक इंस्ट्रक्शन की नहीं, ऐसे 7 इंस्ट्रक्शन, इसलिए लिखा है आई इज इक्वल टू 1 2 7, मतलब A1 क्रॉस B1 प्लस C1। फिर नेक्स्ट करेंगे A2 क्रॉस B2 प्लस C2, A3 क्रॉस B3 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू A7 क्रॉस B7 प्लस C7। अगर ये चीज़ को हम समझने की कोशिश करें कि इसको पाइपलाइनिंग कंसेप्ट के कैसे कैसे किया जाएगा, अगर मैं इंडिविजुअल करूँ तो जब A1 क्रॉस B1 प्लस C1 होगा तब A2 और B2 कुछ काम नहीं कर सकेंगे। और पाइपलाइनिंग क्या बोलता है, तब वो काम करने चाहिए। अब आपके प्रॉब्लम को सेगमेंट में डिवाइड करने चाहिए। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि आप देख सकते हो जो आपका AI और BI, यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे जो आपका AI BI किसे प्रोवाइड किया जाता है? R1 और R2 को। मतलब क्या हुआ, आपका जो पहला इनपुट A1 B1 किसके पास जाएगा? R1 और R2 के पास जाएगा, और ये खुद अपना काम करें। इसीलिए उसको कहाँ प्रोवाइड किया? नेक्स्ट में, दैट इज मल्टीप्लायर में। और जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसको कहाँ सेव कर दिया जाएगा? R3 में सेव कर दिया जाएगा। और वही टाइम पे आपके पास जो आगे आपका C1 था उसे इनपुट में लिया जाएगा, और वो कौन देगा इनपुट में? डायरेक्ट उसको रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाएगा R4, और ये करेगा एडिशन और मिल जाएगा यहाँ पे आपके पास R5। इज इट क्लियर? यही चीज़ को इन्होंने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड फिगर है वो क्या है, जब आप पहला क्लॉक पल्स आपका आएगा और पहले आप काम कर रहे हो तब क्या होगा? पहला सेगमेंट जो है आपके पास, पहला सेगमेंट में क्या होगा? सिर्फ A1 और B1 होगा आपके पास। इसलिए यहाँ पर जो देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका पहला सेगमेंट है, ये आपका सेकेंड सेगमेंट है, और ये आपका थर्ड सेगमेंट है। क्लियर? पहले सेगमेंट में क्या मिला? A1 B1, ये किसे प्रोवाइड किया गया? R1 और R2 को। जब ये सेकेंड सेगमेंट में जाएगा मतलब A1 क्रॉस B1 होने वाला है, और साथ में वहाँ से C1 मिल जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो A1 क्रॉस B1 हुआ है यहाँ पर, और C1 प्रोवाइड। तब आगे मीन्स जो पहला सेगमेंट में था वहाँ पे A2 और B2 को इनपुट दिया गया। समझ रहे हो? इसलिए A2 B2 तब मिल गया। सिमिलरली जब A1 क्रॉस B1 और C1 जो सेग्रीगेट है वो यहाँ पर जाके पहुँचेंगे A1 क्रॉस B1 प्लस C1, जो आपका मेन काम है। तभी जो आपका यहाँ पे A2 B2 था वो कहाँ पहुँच चुके हैं? A2 क्रॉस B2 और C2। और मीन टाइम में जब वहाँ पे A3 और B3 को लेने में आया, इसका मतलब क्या हो? पहली क्लॉक साइकिल पे आपके पास सिर्फ A1 B1, बट आपकी जब सेकेंड क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट होगी तो सेगमेंट 2 भी वर्किंग में आ चुका है। सेगमेंट 1 अपना नया इनपुट ले चुका होगा। जब आप थर्ड क्लॉक पल्स में जाएंगे तो आपका जो सेकेंड सेगमेंट है उसने अपना काम थर्ड सेगमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। सिमिलरली सेगमेंट 1 ने अपना काम सेगमेंट 2 को फॉरवर्ड कर दिया, और सेगमेंट 1 अपना फ्रेश नया इनपुट ले रहा है। इज इट क्लियर? और यही बेसिस पे आप देखेंगे पूरा काम 9 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? आई होप सो पता चल रहा है आपको।
फाइन। जब पहली क्लॉक पल्स होगी तो सेगमेंट 1 वर्किंग, सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 आइडल, और जब लास्ट होगी तब सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 आइडल, सेगमेंट 3 ओनली वर्किंग। इज इट क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर 4 अलग अलग सेगमेंट्स बनाए, इसीलिए जो S1 S2 S3 ये सेगमेंट्स है, देख रहे हो आप। फाइन। सेगमेंट्स मीन्स जहाँ पे काम होने वाला है, कॉम्बिनेशन सर्किट होगी वहाँ पर, सिक्वेंशियल सर्किट होगी, कोई भी चीज़ अवेलेबल होगा। फाइन। ये चीज़ प्रोसेस करके किसको दी जाएगी? रजिस्टर को, और ये रजिस्टर किसे? नेक्स्ट सेगमेंट को प्रोवाइड करेगा, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ आपके पास कितने सेगमेंट? 4, और इसको प्रेजेंट किया टाइम स्पेस डायग्राम में, ये 4 सेगमेंट आप देख सकते हो। सही है? ओके। तो सबसे पहला जब काम होगा, आपके पास कितने टास्क है? 6 टास्क है यहाँ पर, टोटल 6 टास्क कंप्लीट करने हैं आपको। कितने? 6। मतलब पहला टास्क जब आएगा वो कहाँ, जब तक वो चौथे सेगमेंट से बाहर निकलेगा तब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मतलब पहला टास्क T1 आया तो उसने कहा वो सेगमेंट 1 में ही था, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर T1 मेंशन किया उन्होंने। जब ये अपने आपको दूसरे सेगमेंट में ले गए यहाँ पर, वही टाइम पे यहाँ पर T2 आ चुका था, इसलिए आप देख सकते हो नेक्स्ट में क्या किया? सेगमेंट 1 में T2 है, सेगमेंट 2 में T1 है। सिमिलरली जब आपका सेकंड सेगमेंट में से वो इनपुट थर्ड सेगमेंट में जाएगा, तब आपके पास जो सेगमेंट 1 का था उसने सेगमेंट 2 को दे दिया, और आपको नया मिला। मतलब T3 यहाँ पर होगा, T2 होगा, और यहाँ पर T1 होगा। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर T1 T2 T3 मेंशन किया। सिमिलरली जब T1 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से T2 मिल चुका होगा, यहाँ पर T3, और T4 नया आ चुका होगा, तो यहाँ पर T4 मेंशन किया। अब यहाँ से आउटपुट बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर T1 अब कंप्लीट हो चुका है। इज इट क्लियर? मतलब जो पहला टास्क है उसको मिनिमम 4 साइकिल ट्रैवल करना पड़ेगा, और तब जाके पहला आउटपुट बाहर आएगा। मतलब पहला आउटपुट बाहर आने के लिए आपको 4 साइकिल का वेट करना पड़ेगा, उसके बगैर पहला कोई भी जो इनपुट दिया था वो बाहर नहीं आ सकेगा। आई मीन टू से दैट जितने सेगमेंट्स होंगे इतने सेगमेंट्स वो प्रोसेस करेगा, फिर ही वो आउटपुट बनेगा। तब तक तो अपने आप को वो इनपुट बना के ही यहाँ पर रखेगा। क्लियर? फाइन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली क्या समझाना चाहता है। अगर आपके पास K सेगमेंट पाइपलाइन है, जैसे हमारे पास अभी 4 सेगमेंट पाइपलाइन थी, और हर एक सेगमेंट में जो क्लॉक टाइम कितना रहता है? TP रहता है, कंप्लीशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो? जब आपका पहला टास्क T1 जब कंप्लीट होगा तो T1 कितने सेगमेंट तक जाएगा? 4 सेगमेंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे K किया और TP, और हर सेगमेंट रिस्पेक्टिव एक क्लॉक पल्स होगा। मतलब उसको कंप्लीट T1 टास्क को कंप्लीट होने में कितना लगेगा? K इंटू TP। क्लियर? फाइन। अब इसके बाद वाले कितने टास्क बचे आपके पास? एक टास्क कंप्लीट हो गया, आपके समझो कि n टास्क है, मतलब अब n-1 टास्क बचे आपके। फाइन। बट अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आउटपुट कब आएगा? अब हर क्लॉक पल्स पे आपको आउटपुट मिलेगा। कैसे? यहाँ पे T1 मिला तो अब T2 उसके बाद वाले नेक्स्ट क्लॉक पल्स में मिल ही जाने वाला है। T2 को फिर से इतना वेटिंग नहीं रहेगा, बिकॉज पाइपलाइनिंग कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होगा? T2 मिल जाएगा नेक्स्ट में, T3 उसके बाद मिल जाएगा। मतलब क्या कि पहला टास्क कंप्लीट होने के बाद उसके बाद वाले जितने भी टास्क है वो हर नेक्स्ट क्लॉक पल्स साइकिल पे बाहर आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द रिमेनिंग n-1 टास्क इमर्ज फ्रॉम द पाइपलाइन एट द 1 टास्क पर 1 क्लॉक साइकिल, तभी निकल जाएंगे। मतलब अब क्या हुआ? n-1 इंटू TP, मतलब टोटल कितना हुआ? KTP प्लस n-1 इंटू टी। अगर TP को मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या बनेगा? K प्लस n-1, और TP अभी भूल जाओ, तो जितनी भी क्लॉक, तो टोटल इतना क्लॉक साइकिल चलेगा। अब एक क्लॉक साइकिल फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड लेता है, तो आपको K प्लस n-1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इज इट क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है? पाइपलाइन रिक्वायर K प्लस n-1 क्लॉक साइकिल्स। आई होप सो मैथमेटिकली भी आपको पता चल। क्लियर? ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कंपैरिजन आएगा। अब ऐसा समझिए कि आपके पास ये पाइपलाइन कंसेप्ट नहीं, नॉन पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है, और आपके पास टोटल कितने टास्क है? समझिए कि n टास्क है, इसलिए मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपके पास कितने टास्क है? n टास्क है, और जो टाइम लगता है वो कितना है? Tn। एक को कंप्लीट होने में Tn टाइम लगता है। आप देख सकते हो इक्वल टू Tn, मतलब टोटल कितना हुआ? n क्रॉस Tn। एक टास्क को Tn और उसको होगा n क्रॉस Tn। क्लियर है? ओके। अगर मैं स्पीडअप को समझूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव भी पूछी जा सकती है, स्पीडअप का मतलब क्या होता है? वो रेशियो कि जो
नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो उसको स्पीड अप बोला जाता है। तो अगर मैं नॉन पाइपलाइन का देखने जाऊँ तो क्या दिएगा एन क्रॉस टी एन, और पाइपलाइन स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा के प्लस एन माइनस वन क्रॉस टी पी। क्लियर है इतना? ओके, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं एन बहुत बढ़ा दूँ, एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, आप सेगमेंट तो लिमिटेड रखेंगे ना, सेगमेंट आपके पास 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, कितना होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो, बट एन की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ टास्क इन्फिनिटी में चला जाए तो आपके पास के की वैल्यू का कोई फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहता। मैथमेटिकली में मैथमेटिक्स क्या बोलता है, व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका के प्लस एन माइनस वन की वैल्यू एन ही हो जाने वाली है, बिकॉज तभी के माइनस वन उसमें से करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी एन, मतलब के प्लस एन माइनस वन को फिर मैं एन लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया के प्लस एन माइनस वन टेंस टू एन। मतलब क्या हो आपके पास जो स्पीडअप था एन क्रॉस टी एन ओवर एन क्रॉस टी पी, यहाँ पे एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ टी एन ओवर टी पी। क्लियर? फाइन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ वी एज्यूम दैट द टाइम इट टेक टू प्रोसेस अ टास्क इज सेम इन द पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन। अगर पाइपलाइन का जो पहला कंप्लीट हुआ था आपको याद हो तो पाइपलाइन में तो कितना लगा था के क्रॉस टी पी लगा था, और नॉन पाइपलाइन में पहले में इतना ही लगने वाला है ना, और वो तो हर बार इतना ही लगेगा। तो कैन आई चेंज जो टी एन की वैल्यू है उसको मैं के टी पी से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टी एन की जगह क्या लिखूँगा के टी पी ओवर टी पी, और यहाँ पे टी और टी पी क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा के बचेगा। इज इट क्लियर? फाइन। मतलब क्या हुआ आपका स्पीड अप इज इक्वल टू के, इट मीन्स जितना नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ा दो इतना आपका स्पीड अप हो जाएगा। अगर आपकी सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट जितने ज़्यादा इतना स्पीड अप होने के चांसेस ज़्यादा। बट हाँ ये याद रखना सेगमेंट बढ़ाएंगे तो आपको कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपको उसको कंट्रोल करके चलना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेंशन किया, दिस शो दैट द थियरेटिकल मैक्सिमम स्पीड अप दैट अ पाइपलाइन कैन प्रोवाइड इज के, वेर के इज द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द पाइपलाइन। आई होप सो जो अभी के लेक्चर में हमने समझा, आगे हमने समझा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, और उसके साथ फ्लिन टेक्सोनॉमी हमने समझी, फ्लिन क्लासिफिकेशन में समझा, फिर उसके बाद हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर पर और पाइपलाइन के अंदर में 2 एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश की। आई होप सो यहाँ तक आपको सभी चीज़ अच्छी तरह पता चल गई। इन केस कोई क्वेरी है तो जब मैं आप ये यूट्यूब पे एक्सेस करेंगे तब नीचे लिंक में मुझे आप उसकी क्वेरी मेंशन कर देना, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू।